गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। मेरा नाम योगेश तिवारी है और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 हिंदी विषय में जो आरोह की पुस्तक है उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कविता के अर्थ को, कविता की विशेषताओं को, लेकिन उससे पहले कवि का परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि आधुनिक हिंदी में नई कविता के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ है 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर, जो कि ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंतर्गत आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पहली रचना चाँद का मुंह टेढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया है कि ये रचना किस कवि की है। इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह इनका है, जो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही साथ आपकी जो आज की कविता है सहर्ष स्वीकारा है, वो भी इनके इसी काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं जैसे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कुछ इनके कथा साहित्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ कुछ समीक्षाएं हैं जैसे कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य में महाकाव्य की संज्ञा दी गई है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसे रचा गया है, तो उस पर एक पुनर्विचार इन्होंने एक समीक्षा लिखी है। नई कविता का आत्मसंघर्ष इनके द्वारा लिखा गया है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा गया है। अब आखिरी रचना क्यों, इस नाम से इन्होंने बहुत सी अन्य रचनाएं भी की हैं। साथ ही साथ एक साहित्यिक की डायरी नाम से इन्होंने एक आलोचना भी लिखी है और साथ ही साथ इनकी एक कृति भारत इतिहास और संस्कृति के नाम से भी हम लोगों के बीच में जानी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध जिनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हो गया। तो गजानन माधव मुक्तिबोध एक महत्वपूर्ण कवि हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के, और इनकी कुछ प्रारंभिक जो कविताएं थी वो अज्ञे द्वारा प्रकाशित तार सप्तक में भी प्रकाशित हुई हैं। और यहीं से कविताओं के साथ नए प्रयोग प्रारंभ करने वाला जो एक क्रम था वो प्रारंभ हुआ है। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत से बिंब चित्रों का प्रयोग किया है, फैंटेसियों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविता एक अलग ही अर्थ प्रदान करती है। तो आइए चलते हैं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कविता आपके कोर्स में है गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई सहर्ष स्वीकारा है, उसके बारे में। तो कवि का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है और अब बात करते हैं कविता की। कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात एक तो होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकार करना का अर्थ क्या हुआ कि खुशी खुशी स्वीकार करना। कवि जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं वो कहना चाहते हैं कि जीवन में जो भी सुख दुख है, संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, इसे हमें अपने जीवन में समान भाव से अपनाना चाहिए। और इसी बात की प्रेरणा देती हुई उन्होंने ये कविता यहाँ पर लिखी है। तो सहर्ष स्वीकारा है कविता है जिसमें मुक्तिबोध अपनी प्रेमिका से कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा, उस प्रेमिका के द्वारा मुझे बहुत कुछ दिया गया है और उन सभी चीज़ों को मैंने अपने जीवन में प्रसन्नतापूर्वक, सहर्ष अर्थात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है।
वो कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, जैसा भी मेरा जीवन है, सुख दुख से भरा हुआ या अच्छे और बुरे से भरा हुआ, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, उस जीवन को मैंने सहर्ष अर्थात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। आगे वो कहते हैं इसका कारण ये है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बताते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास आज है वह तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। आगे बताते हैं गर्बीली गरीबी, यह गर्बीली मतलब होता है गर्व से भरी हुई। मेरे पास ये जो गरीबी है यह गर्व से भरी हुई है, अर्थात मैं इसमें हीनता का अनुभव नहीं करता हूँ। ये गंभीर अनुभव सब मेरे पास आज विचारों के बहुत गंभीर अनुभव हैं। यह विचार वैभव सब, और मेरे पास आज विचारों का ही वैभव है अर्थात संपत्ति है। तो मेरे पास होने को मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को हीन नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत गंभीर अनुभव हैं जीवन के, और मेरे पास विचारों की एक बहुत बड़ी संपत्ति भी है। फिर वो आगे बताते हैं दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। कहते हैं कि मेरे मन के भीतर आज दृढ़ता विद्यमान हो गई है, मेरा मन अंदर से क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। और इस मन की दृढ़ता के साथ साथ मेरे भीतर एक प्रेम रूपी सरिता अर्थात नदी बह रही है, प्रेम रूपी नदी बह रही है। यह अभिनव सब, अभिनव मतलब होता है नया, नवीन, और ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए बिल्कुल नए चीज़ है, नया है एकदम। और ये सारी बातें जो हैं गर्व से भरी हुई गरीबी, गंभीर अनुभव, विचारों की संपत्ति, मन की दृढ़ता, भीतर प्रेम रूपी बहती हुई सरिता, और ये जो नवीन नयापन मेरे जीवन में है, यह सब क्या है, मौलिक है, अर्थात इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, ओरिजिनल है। आगे वो कहते हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। कहते हैं कि हर पल में मेरे मन में एक भावना जागृत होती है, पल पल में मेरे भीतर क्या होती है, भावना जागृत होती है। और ये जो कुछ भी जागृत हो रही है यह शांत नहीं होती है। अपलक कहने का अर्थ है बिना पलक झपकाए, पलक न झपकाने को बोलते हैं अपलक। तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी जागृत है अपलक है। कहने का अर्थ है कि मेरे भीतर जो भी ये भावनाएं जग रही हैं यह क्या नहीं हो रही हैं, असावधान नहीं हो रही हैं, अर्थात हमेशा सजग रहती हैं। फिर वो कहते हैं कि संवेदन तुम्हारा है, अर्थात ये जो कुछ भी मेरे जीवन में आज जो भी बातें हैं यह सब कुछ तुम्हारा ही संवेदन है, यह सब कुछ तुम्हारी ही देन है। तो पहले इस भाग में कवि कविता के बारे में अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं, कि कविता के माध्यम से अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कविता के पहले भाग में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए बताया है कि जैसा भी उनका जीवन आज के समय में व्यतीत हो रहा है वह सब उसी प्रेमिका के वजह से है, यह सब कुछ उसी का दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये सारी बातों को स्वीकार किया है। दूसरे भाग में वो कह रहे हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अपनी प्रेमिका के प्रति अपने लगाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में न जाने कौन सा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ बार फिर आता है कि तुम्हारे प्रति इस प्रेम भावना को मैं अपने हृदय से जितना निकालना चाहता हूँ, जितना भी तुम्हें भूलना चाहता हूँ, उतना ही अधिक वह मुझे बार बार याद आती है। कई बार कवि उस प्रेम को याद करके जब अत्यधिक दुख का अनुभव करता है तो वह उस सबको भूल जाना चाहता है, अपनी प्रेमिका को भूल जाना चाहता है। और वो कहता है कि जितने बार भी मैं उड़ेलना का अर्थ है जितने बार भी मैं
उन बातों को बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, भूलने का प्रयास करता हूँ, भर भर फिर आता है मेरा हृदय प्रेम की भावना से उतना ही अधिक भर जाता है। आगे वो कह रहे हैं, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कहते हैं कि मेरे हृदय में एक मीठे पानी के स्रोत के समान एक प्रेम रूपी झरना बह रहा है। जैसे मीठे पानी का स्रोत हर किसी को आनंद प्रदान करता है, मन को तृप्त करता है, उसी प्रकार से ये जो मेरे भीतर प्रेम रूपी झरना बह रहा है मेरे हृदय में, वह झरने का जो जल है अर्थात जो प्रेम है वह मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान कर रहा है। फिर आगे बताते हैं, वो कहते हैं कि भीतर वह अर्थात मेरे भीतर प्रेम रूपी झरना बह रहा है, भीतर एक प्रेम का झरना है, ऊपर तुम और उसके ऊपर मेरे हृदय में तुम निवास करती हो। तो जिस वजह से मेरे हृदय में उस प्रेम भावना कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक तो मेरे हृदय में तुम निवास करती हो और दूसरा तुम्हारे लिए मेरे हृदय में प्रेम का एक झरना सा प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम है या मेरे हृदय में जो प्रेम है वह बढ़ता ही जा रहा है। फिर आगे वो कहते हैं, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहता है कि जिस प्रकार चंद्रमा जो होता है, चांद अर्थात चंद्रमा पूरी रात धरती पर ऊपर से मुस्कुराता हुआ सा चलता है, मुस्कुराता हुआ सा धरती को देखते रहता है, अपनी चांदनी के माध्यम से प्रकाश फैलाते रहता है, उसी प्रकार से मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा इसी प्रकार खिल उठता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा का अर्थ हो जाएगा कि जब भी तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता के मारे खिल जाता है। और ये बिल्कुल उस तरह लगता है जिस प्रकार से एक चंद्रमा मुस्कुराते हुए अपनी चांदनी बिखेरते हुए धरती का भ्रमण करता है। तो ये प्रकार की उन्होंने कल्पना चित्रों का प्रयोग किया है कवि ने दूसरे भाग में, और ये बताने का प्रयास किया है कि वह अपनी प्रेमिका के प्रति कितना लगाव रखते हैं, कितना उस प्रेमिका के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, जो हृदय में प्रेम है, वह उमड़ता रहता है। वो कहते हैं कि मैं भूलना भी चाहता हूँ लेकिन उसके बाद भी भूल नहीं पाता हूँ और अधिक याद आता है। फिर वो बताते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी एक झरना बह रहा है जो मीठे पानी के स्रोत के समान ही आनंद प्रदान कर रहा है। फिर कहते हैं कि एक तो मेरे भीतर प्रेम का झरना बह रहा है और मेरे हृदय में तुम ही निवास करती हो, जिस वजह से वो झरना का जो जल है वो कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ तुम जब भी मुझे देखती हो तो मुझे देखने के कारण तुम सदैव प्रसन्न हो जाती हो और तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, और यह मुझे बिल्कुल मुस्कुराते हुए चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। तो इस दूसरे भाग में कवि ने अपनी प्रेमिका के प्रति अपने लगाव के बारे में बताया। तो आइए चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। तो कविता के तीसरे भाग में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध बताते हैं, कहते हैं अपनी प्रेमिका के प्रति वो कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कहते हैं कि मुझे एक ऐसा दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाने की बात को ही सदैव के लिए भूल जाऊं। कहने का अर्थ यह है कि वह अपनी प्रेमिका को किसी भी तरह से भुलाना नहीं चाहते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, देखो, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कहते हैं जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में जो अंधकार है वह अमावस्या के समान विद्यमान रहता है, दक्षिणी ध्रुव में अंधेरी अमावस्या के समान रात्रि होती है, उसी प्रकार के भावना अर्थात है प्रेम भाव को मैं शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में। कवि कहते हैं कि उसी प्रकार के अंधकार के समान की प्रेम रूपी भावना को मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने मन में प्राप्त कर लूं। और
चारों तरफ से मेरे पास वही एक प्रेम भावना विद्यमान रहे। फिर वो कहते हैं, झेलू मैं उसी में नहा लूं मैं। कहते हैं कि मैं उस अंधकार रूपी जो प्रेम रूपी भावना है उसमें स्वयं को छिपा लेना चाहता हूँ और उसी प्रेम भावना को मैं सहूं और पूरी तरीके से उसी में नहा जाऊं। कहने का अर्थ है कि मेरे चारों तरफ तुम्हारे प्रेम का ही एक आवरण विद्यमान हो जाए। अब आगे वो क्या कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ और आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ। कहते हैं कि इसका कारण यह है कि तुमसे ही परिवेष्टित और आच्छादित। कहने का अर्थ है कि कहने का ये अर्थ है कि तुमसे घिरा रहना, तुम्हारे इस प्रेम रूपी भाव से घिरा रहना, तुमसे ढका रहना मेरे लिए एक प्रकाश के समान है जो मुझे आनंद प्रदान करता है, जो मुझे जीवन में आशा प्रदान करता है। और कहते हैं कि ये जो प्रकाश है, अब ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ से घिरे रहने से, उस प्रकाश से ढके रहने से रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कहते हैं कि तुम्हारा यह जो प्रेम रूपी प्रकाश है इसे अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। रमणीय मतलब अच्छा। यह जो प्रेम रूपी उजाला है यह बहुत सुंदर है, परंतु सहा नहीं जाता, अर्थात अब मुझसे सहा नहीं जाता है और ये बातें मुझे कहीं ना कहीं कष्ट देती हैं। इसलिए अब तुम्हारे प्रेम रूपी ये जो उजाला है, तुम चारों तरफ से जो घिरा हुआ है मेरे चारों तरफ, यह मुझसे अब सहा नहीं जाता है। तो दो अलग अलग बातें यहाँ पर कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अमावस्या के अंधकार के समान मेरे चारों तरफ तुम्हारा प्रेम विद्यमान हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है मुझे प्रकाश के समान आशावान नजर आता है। फिर आगे वो कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कहते हैं कि तुम्हारा मेरे प्रति जो कोमलता भरा भाव है, कोमलता भरा भाव है, ममता से भरा हुआ कोमल भाव है, वह बादल के समान मेरे ऊपर मंडराते रहते हैं। जैसे बादल पृथ्वी पर मंडराते हैं, ऐसे ही वह तुम्हारे कोमलता से भरा हुआ भाव मेरे ऊपर मंडराता रहता है। भीतर पिराती है, अर्थात वह मुझे भीतर से कष्ट भी देती है, अर्थात मुझे अब तुम्हारे प्रेम की वजह से मेरे मन को पीड़ा हो जाती है। इस कोमलता के भाव की वजह से मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कह रहे हैं, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। मेरी जो आत्मा है वह इस पीड़ा को सह सह कर अब क्या हो गई है, कमजोर हो गई है और क्षमताहीन हो गई है। मुझ में साहस अब नहीं रहा। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और मेरे भीतर, मेरे मन में भविष्य में होने वाली, भवितव्यता मतलब भविष्य में होने वाली जो संभावनाएं हैं वे मेरे मन को डराती रहती है। ऐसा कवि कह रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि भविष्य में जो होने वाली संभावनाएं हैं वे मुझको बहला रही हैं, सहलाती अर्थात धैर्य प्रदान कर रही हैं, और मेरे लिए तुम्हारे मन में जो आत्मीयता है, जो अपनेपन ममता का भाव है, ये आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये तीसरे भाग का इसका अर्थ था। आइए चलते हैं चौथे भाग की तरफ। अपने दंड को मांगते हुए कवि चौथे भाग में क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताल अंधेरी गुहाओं में विवरों में। कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे दंड दो, और उस दंड के कारण मैं पाताली अंधेरी गुहाओं में, गुहा मतलब होता है गुफाओं में, गुफा, और विवर मतलब होता है बिल। कहता है कि मुझको एक ऐसा दंड दे दो कि मैं पाताल के अंधेरे के समान जो गुफाएं हैं उनमें कहीं जाकर छुप जाऊं, विवरों अर्थात विशाल बिलों में जाकर क्या हो जाऊं, छुप जाऊं।
दीन दुनिया से, इस संसार से मेरा संपर्क ही हट जाए। धुएं के बादलों में फिर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इस संसार से अलग रहना चाहता हूँ और तुम्हारे प्रेम का दंड पाकर मैं धुएं के बादलों के समान पाताल की जो अंधकार वाली गुफाएं हैं और जो विशाल बिल हैं उनमें छिप जाना चाहता हूँ। और बिल्कुल मैं लापता कहने का अर्थ है कि मैं बिल्कुल भी लापता हो जाना चाहता हूँ, गुमनाम हो जाना चाहता हूँ। फिर कहते हैं आगे, लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। एक पल के लिए ये सोचता हूँ कि अगर मैं उन अंधेरी गुफाओं में चले जाऊंगा और लापता हो जाऊंगा, अर्थात इस दुनिया से, इस संसार से मेरा संपर्क हट जाएगा, अगर मैं वहाँ चला जाऊंगा तो वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है मुझे। मैं वहाँ रहूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे, अकेले कैसे रहूंगा? तो वहाँ रहने के लिए मेरे पास सहारा क्या है? तुम्हारा ही सहारा है। फिर आगे वो कह रहे हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है, या मेरा होता सा लगता है, या मेरा होगा ऐसा लगता है, या मेरा हो सकता है ऐसा संभव है, ये जो भी कुछ भी बातें हैं सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। ये सब तुम्हारे ही कारण है, ये सब तुम्हारा मेरे प्रति किए हुए कार्यों के कारण ही है। जो कुछ भी मुझे जीवन में प्राप्त है, जो मेरे प्रति प्रेम है, जो सुख है, दुख है, जो कुछ भी मेरे जीवन में आज घटित हो रहा है, वे सारी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारे ही कार्यों के कारण मेरे जीवन में घटित हो रही हैं। और ये जो सब कुछ है मेरे जीवन में, जो भी आज विचारों का वैभव है, विचारों का अनुभव है, जो कुछ भी है, ये तुम्हारे ही कार्यों का क्या है? वैभव है। कार्यों का वैभव मतलब संपत्ति। यह सब तुम्हारे ही कार्यों की संपत्ति के समान मेरे पास है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कहते हैं कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। फिर आगे कह रहे हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी आज मेरे पास है, अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है, वह तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। और इसी वजह से मैंने इन सारी बातों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैं सदैव ही, ये मेरी कामना रहती है कि मैं सदैव ही तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करूं और तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी मुझे दिया है वह सब मुझे सहर्ष रूप से स्वीकार होता है। इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिया दुख, तुम्हारे द्वारा दिया गया सुख, तुम्हारे द्वारा दिए गए सारा प्रेम मुझे सहर्ष रूप से प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। तो यह पूरी कविता हमने समझ ली है। हालांकि कविता काफ़ी लंबी है, जिस कारण इसको बहुत गहन रूप से इसका अनुवाद कर पाना, अर्थ निकाल पाना संभव नहीं है। तो समय की कमी की वजह से हमने इसको बहुत सटीक तरीके से समझने का प्रयास किया है। अगर आप भी इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आसानी से आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को बना सकते हैं। तो कविता के अर्थ को हमने समझ लिया है और अब बात करते हैं इस कविता के कला पक्ष की। आपकी परीक्षाओं में कला पक्ष से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, कुल 4 अंक के। तो इस प्रकार से कला पक्ष को अगर हम समझेंगे तो उन प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपके परीक्षाओं में इस कविता से संबंधित कोई पैराग्राफ दिया जाता है, कुछ लाइनें दी जाती हैं और कला पक्ष या भाव पक्ष पूछा जाएगा, तो भाव पक्ष के अंतर्गत तो आप कविता के भाव को लिख सकते हैं, उसके अर्थ को, कवि के क्या भाव उस कविता के अंतर्गत उन्होंने प्रदर्शित किए हैं उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती कला पक्ष की, तो आपको उन बातों को लिखना पड़ता है जो उस कविता को सौंदर्य प्रदान करती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है, सहर्ष स्वीकारा है, शब्द है सहर्ष स्वीकारा। इसके अलावा है गर्बीली गरीबी, एक शब्द यह है। एक शब्द है विचार वैभव। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है
तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा पल पल ये शब्द बार बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है मतलब, तो पल पल शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इन अलंकार से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी जो व्याकरण वाली सीरीज चल रही है उसमें अलंकार वाले जो हमारी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे अलंकारों के बारे में बताया है। ये आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है भर भर। इस भर भर शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर लिखी है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा को मुस्कुराने की संज्ञा दी है, अर्थात चंद्रमा को मानव के समान प्रदर्शित किया है। तो इसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। चंद्रमा जो कि एक निर्जीव वस्तु है उसे मानव अर्थात सजीव बनाया गया, तो एक तरीके से उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। इसके अलावा जब कभी काव्य में ज्यों त्यों ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। तो इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो शब्द लिखा है दंड दो, आगे लिखा हुआ है रहने का रमणीय, ये शब्द लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा है छटपटाती छाती, इसके अलावा लिखा हुआ है छटपटाती छाती। इन शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसके अंतिम भाग को देखें तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था दंड दो और सब कारण के कार्यों का घेरा, इनमें भी क्या है अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में ध्वनि साम्य का प्रयोग किया गया है, अर्थात उन शब्दों को मैचिंग के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा अगर भाषा की मैं बात करूं तो इस पूरी कविता की जो भाषा है वह सरल, सरस और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है भाषा में। साथ ही साथ भाषा में बहुत से तत्सम, तद्भव और देशज तथा विदेशज शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो इन बातों को आप अपने कला पक्ष के अंतर्गत भी आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कविता हमने बता दी है, अर्थ भी बता दिया है, इसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। बार बार इस कविताओं को देखिए, बार बार इस वीडियोस को देखिए, बार बार इसको सुनिए और ऐसे तैयार कीजिए कि यदि परीक्षाओं में इससे संबंधित पैराग्राफ आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सके, प्रश्नोत्तर बना सकें। धन्यवाद। तो कविता के अर्थ को हमने समझ लिया है और अब बात करते हैं इस कविता